नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने आए हैं। हमारा उद्देश्य है जो बच्चे क्लास 9th और 10th में हैं उनको हम मैथ्स की अच्छी तैयारी करवा सकें, या जो मैथ्स में बहुत ही पीछे पिछड़े हुए हैं उनको भी एक शीर्ष स्तर तक ला सके, ताकि वो भी आगे कुछ कर पाएँ। उन्हें ये ना लगे कि मैथ्स बहुत हार्ड है। मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी है, पर थोड़ा समझना है इसको। तो हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन अब ज़्यादा करेंगे नहीं, बिकॉज समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस समय का सही यूटिलाइज करते हैं। हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योमेट्री। ये जो पढ़ा रहा हूँ आज, ये शुरुआत है। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो ज्योमेट्री में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छी तरह देखेंगे। हाँ, आपसे यही उम्मीद लगा के मैं यहाँ आया हूँ। मुझे और कोई इंटेंशन नहीं है मैं कि जो अभी भी वंचित हैं, जो इस युग में भी वंचित हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह वंचित रहे। आज मैं वंचित नहीं हूँ, पर कभी वंचित था, इसलिए मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने का इरादा लेके आज आया हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति की ज़रूरत हमें कब पड़ी थी? हमें क्या होता है कि जब इनिशियल में ज़रूरत पड़ी थी, जब मिस्र जैसे देश थे उनमें क्या नील नदी जब बहती थी तो क्या वहाँ बाढ़ आ जाती थी। बाढ़ आने पर क्या हो जाता था, वहाँ की जो ज़मीन है वो मिट्टी, ज़मीन की जो मिट्टी है वो बह जाती थी पानी के साथ। धीरे धीरे क्या हुआ, जब देखा कि ये तो हर साल ऐसे ही हो जाता है, जब बाढ़ आती है मिट्टी चली जाती है। अब क्या है, जिसकी ज़मीन है वो कहेगा मेरी तो ज़मीन इतनी थी इतनी थी। तो उन सब के लिए यूक्लिड ने क्या किया कि हम क्या इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, ज़मीन को माप लेते हैं। जैसे आज आपको सबको पता है कि हर ज़मीन का माप होता है, किसी कोई बीघा में मापता है, कोई हेक्टेयर में मापता है, कोई किसी में मापता है। तो उन सब के लिए ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। तो अब ज़्यादा उसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्योमेट्री में क्या क्या आता है वो चीज़ें आपको सीखनी है। फर्स्ट ऑफ है, एक होता है बिंदु, पॉइंट, जिसको पॉइंट बोलते हैं। तो हम जहाँ भी ये बिंदु लगाते हैं, इसका क्या है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बिंदु का क्या है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और बिंदु का ना तो कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। हालांकि ये आप कहोगे सर कुछ तो है, हाँ कुछ तो है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि बिंदु की कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो बिंदु आपको पता होना चाहिए। बिंदु मतलब एक पॉइंट। एक पॉइंट लीजिए, एक बिंदु लीजिए। अब हम करते हैं शुरुआत रेखा से। रेखा क्या होती है? रेखा तो आप देखो सर, एक लाइन को रेखा बोलते हैं, लेकिन इस लाइन की कुछ खासियत होती है जो मैं बता रहा हूँ। आप पेन और नोटबुक लेके बैठना, आपकी बुक्स है 9th क्लास की वो लेके बैठना, जो बंदे 9th क्लास में है। और बाकी जो अगर इसको समझना चाह रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन उनके पास भी नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, क्योंकि ये फिर रोक रोक के आप देख सकते हैं वीडियो को। तो रेखा क्या होती है? रेखा, ये लो, ये रेखा हो गई, लेकिन इसका क्या है, इसकी खासियत क्या है कि इसका कोई अंत नहीं होता है। इसको हम कितनी भी लंबी खींच सकते हैं, कितनी भी लंबी, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई यहाँ से स्टार्टिंग हुई यहाँ रुक गई। तो रेखा की एक खासियत बात होगी कि इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसका ना तो इधर एंड होगा और ना इधर एंड होगा। ये आप आगे बढ़ा सकते हो, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हो। इसको भी अनंत तक, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे आप कहोगे तो रेखा की पूछेगी रेखा की खासियत क्या है? रेखा की खासियत है कि इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। तो रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते। तीन बात हो गई। एक तो निश्चित लंबाई नहीं होती। क्या नहीं होती? निश्चित लेंथ नहीं होती, इसकी लंबाई नहीं होती। दूसरे, इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते, अंत बिंदु नहीं होते। और तीसरी बात क्या हो गई? इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों क्या समझ में आया आपको? रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, निश्चित लंबाई नहीं होती। इसकी ऐसा नहीं होता कि ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ऐसा कुछ नहीं। इसकी कोई लंबाई नहीं होती, अनंत तक होती है। इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और इसके कोई अंत बिंदु नहीं। अंत बिंदु मतलब जैसे यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें कोई अंत बिंदु, इसका कोई अंत, इसमें तो हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि रेखा क्या होती है। रेखा वो हो गई जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, कोई इसके अंत बिंदु नहीं होते हैं और
इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब है रेखाखंड। अब इसी रेखा को मैंने बताया कि ये रेखा हो गई, ठीक है, इसकी कोई अंत लंबाई नहीं है, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इस पे इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यहाँ भाई यहाँ हो गई नहीं, ये चलती रहती है। रेखाखंड क्या होगा? इसी रेखा को लो आप, ये आपकी रेखा ली, इस पे मैंने दो बिंदु ले लिए, एक ये ए और बी, तो ये चीज़ क्या होगी? रेखाखंड होगी। अब इसकी लंबाई होगी, आपको इसकी लंबाई मिलेगी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी है, इसका मतलब एक लंबाई होगी, निश्चित लंबाई होगी। आपको ये दे दिया कि रेखा का खंड है, रेखा का एक, इसी रेखा का एक टुकड़ा ले लिया, इसको क्या बोला जाता है? रेखाखंड। तो इसकी क्या होगी? एक निश्चित लंबाई हो गई। इसके दो अंत बिंदु होंगे, एक ये एक ये, तो हो गई इसमें अंतर। इसमें क्या था? इसके अंत बिंदु नहीं थे, इसके कोई अंत बिंदु नहीं थे, इसके अंत बिंदु हैं। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं थी, इसकी एक निश्चित लंबाई है। और इसको क्या है, हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते, इसकी आप जितनी लंबाई लोगे उतना ही रेखाखंड होगा। इसको ऐसा नहीं कि और बढ़ा दिया, नहीं, लंबाई आपने जितनी ली है उतना ही इसका ये एक रेखाखंड होगा। इसको अगर आपको कहा जाएगा इसको आगे बढ़ाओ, तो जितनी एक निश्चित लेंथ दी जाएगी, इतना माप दिया जाएगा कि इतना बढ़ाओ, उतना ही बढ़ा सकते हो। तो इसमें क्या, रेखा का क्या है? अंत नहीं होता, कोई अंत बिंदु नहीं होता, कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। इसके अंत बिंदु होते हैं और निश्चित लंबाई होती है। अब हो गई किरण। किरण की क्या चीज़ होती है? किरण होती है प्रकाश की किरण। किरण क्या होती है? प्रकाश किरण होती है। जैसे ये आपका टॉर्च है, ठीक है, ये आपका टॉर्च है, इससे जब प्रकाश निकलता है तो इससे आपको दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में क्या आ रहा है कि इसका कोई स्रोत है, कहीं ना कहीं से निकलती है, कहीं ना कहीं से ये निकलती है। तो इसका मतलब एक तरफ इसका अंत है। इससे आपको क्या समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं से निकलती है, इसका मतलब एक तरफ इसका एंड निश्चित है, एक तरफ है, लेकिन दूसरा आपको पता नहीं है। आपने जैसे आपने टॉर्च लिया और ऐसे फोकस मारा, आपको पता नहीं ना कितनी दूर तक जा रहा है। आप देखोगे कि आपके सामने कोई भी चीज ऑब्जेक्ट आएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपकी लाइट का। रात में आप टॉर्च करोगे तो सामने कोई चीज होगी, वो आप रिफ्लेक्ट होगी, उस पर लाइट वापस टकरा के आएगी, तब पता चलेगा कि वहां तक भी गई है। नहीं, आपको दिखेगी ये लाइट यहीं तक जा रही है, आपको जैसे नॉर्मल दिखेगा, जो जमीनी स्तर पे दिखेगी तो आपको थोड़ी दूर दिखेगी। लेकिन आपके सामने अगर कोई ऐसे, आपने देखा होगा कभी कभी गाड़ी चल रही है आगे और पीछे से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है और उसमें कोई रेड टेप लगा है, वो क्या है? रात में क्या होता है? चमकता है, तो तब पता चलता है कि हमारी लाइट वहां तक जा रही है। तो ये इसलिए हम क्या कहते हैं, इस टॉर्च की क्या थी, इसमें टॉर्च से जब लाइट निकली, जिसको बोलते हैं हम किरण। तो किरण का क्या है कि एक अंत बिंदु होता है, यहां से किरण निकलेगी, अब जाएगी कहां तक? दूसरा अंत बिंदु नहीं होता। देखो, इसके कोई अंत बिंदु नहीं थे, इसके दो अंत बिंदु थे, भाई यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी। लेकिन इसका क्या है, एक अंत बिंदु, यहां से स्टार्ट तो जाएगी, लेकिन जाएगी कहां तक ये हमें नहीं पता। तो इसका जाएगी, जब हमें ये नहीं पता कि ये कहां तक जाएगी, तो इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं है। तो इसकी एक ही चीज निश्चित है कि ये एक अंत बिंदु होता है, इसका एक अंत बिंदु होता है जहां से निकलती है किरण। लेकिन दूसरा अंत बिंदु हमें नहीं पता, क्योंकि ये भी अनंत तक जा सकती है। जैसे ये अनंत तक जाती है, लेकिन ये दोनों तरफ जाती है, एक तरफ जाएगी, ये कहाँ जाएगी? सिर्फ एक तरफ जाएगी। तो अब देखो, रेखा, रेखाखंड और किरण। देखो, रेखा तो आपको समझ में आ गई कि इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती है, कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, और ये अनंत तक जाती है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। और किरण का क्या है? किरण क्या है? इसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा बिंदु का हमें पता नहीं भाई कहाँ तक जाएगी, हमें नहीं पता। हम अब देखते हैं, क्या बताया आपको, एग्जाम्पल दे दिया आपको, गाड़ी का एग्जाम्पल दे दिया, टॉर्च का एग्जाम्पल दे दिया। तो मतलब इसमें आपको समझ में आ गया कि किरण एक जगह से निकलती है यहाँ से, अब जाएगी कहाँ तक वो नहीं पता। तो मतलब एक अंत बिंदु तो है इसका, दूसरा हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाएगी। अब है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखो, एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, अब एक रेखा ऐसे निकल गई। प्रतिच्छेदी से आपको दिमाग में आ रहा होगा, प्रतिच्छेद मतलब ये एक दूसरे को काट रही है, ये एक दूसरे को ऐसे काट रही है, ऐसे काटो ऐसे काटो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु है जहाँ ये एक कॉमन जो मिलती है, एक कॉमन बिंदु है जहाँ पे ये मिलती है, एक कॉमन बिंदु पे ये जाके मिलती है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं काटती है। हो सकता है ऐसा नहीं है भाई क्रॉस ही हो, है ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है ये ऐसे हो या यहाँ काट रही हो। तो कहीं भी ये क्या है, एक दूसरे को काटती है। तो अगर जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपका जो इंग्लिश में जो अक्ष आता है, अक्ष आपने देखा ऐसे,
तो अक्ष रेखा, ये अक्ष क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो एक ए हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा को हम लिख देते हैं ऐसे, क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब इसके बाद में आती है समानांतर रेखाएं। समानांतर के नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, समान अंतर। समानांतर मतलब समान अंतर। समानांतर मतलब क्या हो जाएगा, समान अंतर, इक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस, समान अंतर। समान अंतर, समानांतर से आपको क्या समझ में आता है, आपने रेल की पटरी देखी होगी, कैसी होती है रेल की पटरी, रेल की पटरी ऐसी होती है, एक पटरी ऐसे जा रही है, एक इसके बराबर, यानी इन दोनों के बीच में जो यहाँ दूरी है दोनों पटरियों में, यहाँ देखोगे आप कहीं भी जाओगे दोनों में दूरी आपको सेम ही मिलेगी, दोनों में दूरी क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। अगर ये दूरी कम हो गई तो पटरी, ट्रेन क्या हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि ट्रेन के टायर तो बराबर निश्चित है, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। अब यहाँ जाके अगर ये ऐसी हो गई तो ये तो बेचारे सीधे जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। तो एक एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल क्या मिल गया आपको, समांतर रेखाओं का। जो आपकी ट्रेन की पटरियाँ हैं वो समांतर है। समांतर रेखाओं से आप सीधा समझ लो कि उनमें कहीं भी देखोगे, ये लंबाई नापोगे ना कहीं भी आप चाहे कहीं भी आप 1 मीटर टेप लेना, टेप से आप रेल की पटरी को कहीं भी नाप लेना, जहाँ जहाँ जाओगे सब जगह क्या मिलेगी, आपको समान दूरी मिलेगी। चलो रेल की पटरी छोड़ो, वहाँ कौन जाएगा नापने के लिए, आपको घर का एग्जाम्पल देता हूँ। घर में आपने दरवाजे तो सबने देखे हैं, ये घर का आपका डोर है, जिसे आप रोज़ एंट्री करते हो और एग्जिट करते हो, जाते हो बाहर आते हो। आपके दिमाग में आया होगा कभी, देखो ये और ये जो दीवारें हैं, ये दोनों क्या कहते हैं इसको, ये जो दीवारों के मान लो, या उसको आप क्या कहोगे, क्या कहेंगे, चौखट कहेंगे, जो भी कहेंगे। तो ये जो आपका ये दरवाज़ा है, इसमें देखो ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ नाप लेना आप, यहाँ नाप लेना, दूरी एकदम आपको बराबर मिलेगी। तो ये क्या होगी, ये आपस में दोनों समानांतर होगी। ऐसे जो ऊपर वाली और जो दहलीज है नीचे, इन दोनों, ये भी दोनों आपस में कभी नहीं काटेगी। इनमें भी नाप लेना आप, दूरी कहीं भी नापना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना, इसमें भी दूरी आपको बराबर मिलेगी। तो ये क्या होगी, आपस में समानांतर रेखाएं। क्या होगी, समानांतर रेखाएं, यानी इनमें अंतर है वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो समानांतर रेखाएं आपको समझ में आ गई, आ गई समझ में, समांतर रेखाएं हो गई, ये एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं काटती हैं। अब आपको बताते हैं कोण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, ये सब बताते हैं। जैसे देखो आपको बताया था, एक किरण है जो यहाँ से एक लाइट ऐसे निकल गई, या एक ऐसे निकल गई, बस टॉर्च थी यहाँ पे, एक लाइट ऐसे निकल गई। हम एक लाइट तो बहुत निकलती है, एक किरण मान लेते कि एक किरण ऐसे निकल गई हैं, और एक किरण क्या निकल गई, ऐसे निकल गई, ठीक है। लेकिन दोनों का जो एक बिंदु था जहाँ से दोनों निकली है, जहाँ पे दोनों मिली हुई है, जहाँ से दोनों निकली हैं, ये बिंदु मान लो क्या था आपका, ए था। यहाँ बिंदु मान लेते हैं बी, इसी पे यहाँ बिंदु सी। आप कहोगे सर यहाँ क्यों माना, यहाँ क्यों नहीं माना, किरण बताया ना आपको, इसका अंत नहीं है, इसलिए मैंने बिंदु यहाँ ले लिया। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया। ये किरण गई, यहाँ मैंने इसका बिंदु सी ले लिया। अब ये बिंदु, ये जो किरण यहाँ से ऐसे आई थी, ये किरण यहाँ से ऐसे आई थी, और ये यहाँ से ऐसे गई ना, इनके बीच में जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं क्या, कोण। क्या बोलते हैं, कोण। क्या बोलते हैं, कोण। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। देखो ये और ये दोनों मिल रही है, तो इसके बीच में जो ये शेप बन रही है इसको क्या बोलते हैं हम, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब ये अगर आपको कोण पता हो गया तो शीर्ष भी ऑब्वियसली पता हो जाएगा। शीर्ष क्या होता है, ये जो इसी पोर्शन को जो ये ऐसे आकृति बनी है ना, ऐसे जो बाहर दिख रहा है आपको, ऐसे नुकीली आकृति दिख रही है, ये वाली, ये जो नुकीली आकृति दिख रही है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो कोण अंदर वाला हो गया, लो ये आकृति, ये शेप क्या हो गई, शीर्ष हो गई। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि ये जो ए है, ए पे जो ये लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है ऐसी, ये क्या है, शीर्ष है। ये कोना टाइप बना हुआ ना, ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ये जो इस शीर्ष मतलब कोना नहीं कहोगे आप, मतलब इस बिंदु ए को आप शीर्ष कह दोगे। ये जो अंत बिंदु है, ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ये अंदर वाला क्या हो गया, कोण हो गया। अब इस कोण को लिखते कैसे हैं,
अब आप सोचो सर कोण, कोण का मतलब लिखेंगे कैसे? अब लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोण को लिखने का, देख कोण का सिंबल होता है ये क्या हो गया, कोण का सिंबल हो गया। ठीक है, छोटा लिख लेते हैं थोड़ा। अब इसको क्या लिखेंगे, या तो आप लिख सकते हो कोण, इसको बोलते हैं कोण, इस चीज को बोलते हैं क्या, कोण। कोण BAC, क्या लिख सकते हो, कोण BAC, या लिख सकते हो आप कोण CAB, या लिख सकते हो आप कोण A, क्या लिख सकते हो, कोण A, क्या लिख सकते हो, कोण A, कोण A लिख सकते हो, कोण CAB लिख सकते हो, कोण BAC लिखते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जहां कोण लिखा है, जहां कोण है, जो कोण आकृति है वो हमेशा बीच में आनी चाहिए। देखो ऐसे नहीं लिख सकते आप, कोण ABC नहीं लिख सकते हो जब तक ये मिली हुई नहीं है, कोण ABC नहीं लिख सकते हो, कोण CBA नहीं लिख सकते हो। कोण जो कोण है, कोण कहाँ बताया मैंने आपको, A पे, तो A बीच में आना चाहिए। देखो ये A बीच में आ गया, यहाँ भी A बीच में, और यहाँ अकेला A लिख दिया हमने, तो कोण लिखना आपको आ गया कि कोण कैसे लिखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, कमेंट करके बता देना कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझाएंगे। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि हमें क्लास कंप्लीट करनी, हमें सिलेबस कंप्लीट करना, ना, मेरा इंटेंशन है आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगी तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब कोण के प्रकार क्या होते हैं, कोण के प्रकार जैसे आपको बताया, आपने ये पढ़ा होगा, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। लेकिन ये भी एक निश्चित कोण पे होते हैं। जैसे नॉर्थ है आपका, नॉर्थ या तो बोल सकते हो 0 डिग्री पे, या बोल सकते हो उसको 360, दोनों एक ही बात है। 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही बात है। कोई सर 0 और 360 कैसे, नहीं, यहाँ क्या होता है, इसको हम या 360 डिग्री मानते हैं या फिर 0 डिग्री मानते हैं। जो ईस्ट होता है वो आपका होता है 90 डिग्री पे। आपको बोलेंगे 90 डिग्री में कौन सी डायरेक्शन है, 90 डिग्री में अगर आप नॉर्थ की तरफ से मुंह करके खड़े हैं, 90 डिग्री में आपकी कौन सी डायरेक्शन है, तो ईस्ट। अब क्या हो जाएगा, ये साउथ कितने में होता है, 180 डिग्री में। देखो 90 कितने हो गए, 180, फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, और फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, वापस वहीं चले जाएंगे। अब इससे मैं समझाऊंगा आपको कि कोण क्या क्या होते हैं। कोण अपने पास होते हैं कितने प्रकार के, एक होता है देखो न्यून कोण, क्या होता है, न्यून कोण। फिर होता है एक समकोण, फिर होता है आपका एक ऋजु कोण या सरल कोण जो भी कहते हैं। फिर होता है एक प्रतिवर्ती कोण, फिर होता है एक संपूर्ण कोण। ठीक है, न्यून कोण का मतलब हो गया, जैसे यहां से मैं स्टार्ट करूंगा कोण, ये मान लो आपका बिंदु O है, इसको मान लेता हूं मैं B, ये मान लेता हूं, नहीं एक मिनट, ये तो आपको डायरेक्शन का समझा दिया ना, डायरेक्शन का छोड़ो। अब हम क्या, ये डायरेक्शन वाला बताया था मैंने कि 90 डिग्री का ये अंतर है। जो इसमें 90 डिग्री का मतलब समकोण कैसे होता है, 90 डिग्री आपको बताया था ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90, टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री, टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे, कि आपके कोण कैसे नापते हैं, कोण कैसे नापेंगे। देखो ये 90 डिग्री का है, सीधी हो गई। देखो ये बिंदु आपका O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। देखो ये कोण आपको बताया था अभी कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया था, यहाँ से काउंट किया था कितने डिग्री है, 90 डिग्री पे आ गया था। अब यहाँ से उल्टा करोगे तो भी 90 डिग्री होगा, इधर से करो चाहे इधर से। तो कोण नापने का तरीका क्या होता है, आपके पास ये प्रोटेक्टर होता है जिसको D बोलते हैं या आप चांदा बोलते होंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो देखो यहाँ रखेंगे तो इसमें एक लाइन होती है जो बीचों बीच एकदम सीधी जाती है, वो होती है 90 डिग्री, उसमें लिखा भी होता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री से कम हो गया, ये कितना है टोटल, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री से अगर कोई कोण कम हो गया, जैसे ये देखो, ये मैंने ये कोण बना दिया इसमें, इसके साथ ये A है, O है, और ये क्या ले लिया हमने, B C D E ले लेते हैं। तो ये कोण क्या है, इसको नापोगे देख कितने डिग्री का आता है, ये देखो कितनी का है, कितने डिग्री का आता है, 45 डिग्री का आता है। तो 45 डिग्री का कोण आता है, ये 45 डिग्री का कोण है, तो क्या हो जाएगा, ये 90 से कम है। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून है, देखो क्या होता है, न्यून का मतलब क्या होता है, कम। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या हो जाएगा,
न्यून कोण। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। देखो इसका 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री कब होगा? जब ये पूरा हो जाएगा। कि देखो दिख रहा है ना इसमें, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब जो भी इससे छोटा होगा वो 90 से कम ही होगा, चाहे वो 89 डिग्री को क्यों ना हो, 89 डिग्री का भी क्यों ना हो, वो भी क्या है? 90 से कम है, वो भी क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। तो न्यून कोण का क्या मतलब समझ में आ गया आपको? 90 डिग्री से कम। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, और ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। देखो नाप लो, ये 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो वो क्या हो गया? क्या हो गया? वो क्या हो गया? कौन सा कोण हो गया? इसको आप रोक रोक के आकृति आप देखते रहना। अभी मैं मिटा देता हूँ न्यून कोण वाली। अब ये कोण क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। आप अगर प्रोटेक्टर या डी से मापोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 डिग्री। अब ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल, इसको बोलते हैं एक्यूट कोण। अब है रिजु कोण। रिजु कोण क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 0 था, यहाँ 90 हो गया। अब यहाँ से अगर ऐसे नापेंगे तो ये 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 270 डिग्री हो गया। फिर वापस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 या 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 या 0 डिग्री टोटल कोण। तो अब कहेंगे कि ऐसा कोण 90 से अगर थोड़ा बड़ा खींच दूंगा तो सर वो कौन सा कोण होगा? ये तो आपने यहाँ तक किया सर, मैंने ये कोण इतना बढ़ा दिया। अब मैंने इस कोण को कितना बढ़ा दिया? इतना बढ़ा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ बात तो सही है आपकी। इस कोण को क्या बोलेंगे? भाई इसको तो आपने न्यून कोण कर दिया, इसको 90 कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ आपकी बात, आपका क्वेश्चन सही है कि बोलेंगे क्या इसको? तो ऐसे कोण को क्या बोल देंगे हम? EF मान लेते हैं। ऐसा कोण हो गया जो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। 90 से तो क्या हो गया? ये ज़्यादा हो गया, लेकिन 180 से क्या हो गया? कम हो गया। तो ऐसे कोण के साथ ये कोण आप यहाँ बना दो, यानी 179 भी बनाओगे, 179 डिग्री कोण भी बनाओगे तो भी क्या होगा? वो सॉरी हाँ 179 डिग्री कोण भी बनाओगे तो वो क्या होगा? इससे कम होगा। और जो कम होगा उसको क्या कहेंगे? भाई 90 से आपका ज़्यादा हो गया, 180 से जो कम हो गया उस कोण को हम क्या बोलेंगे? उसको कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोल देंगे? कौन सा कोण बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ इसमें हमने एक कोण छोड़ दिया, कौन सा? अधिकोण। तो इस कोण को क्या बोल देंगे हम? अधिकोण। क्या बोलेंगे? अधिकोण। इस कोण को क्या बोलेंगे? ऐसा कोण जिसका मान 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से क्या हो? देखो 90 से ज़्यादा है और 180 से क्या है? कम है। तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे हम? अधिकोण। क्या बोल देंगे इसको? एक और लिख लेना भाई इसमें, अधिकोण। क्या लिख दो? अधिक कोण। तो अधिकोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से तो ज़्यादा, लेकिन कम किससे होना चाहिए? लेकिन 180 से कम। ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो? कम हो। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिकोण। क्या बोलेंगे? अधिकोण। क्या बोलेंगे? अधिकोण। अब बोला कि आपको कि सर ये 180 वाले को क्या बोलेंगे? कि आपका ये 0 था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये कितना आ गया? 270 डिग्री। तो इस कोण को क्या बोलेंगे? कि सर आपने ये कोण बता दिया, ये कोण बता दिया, ये कोण बता दिया, ये कोण बता दिया, अब इस कोण को क्या बोलेंगे? चलो इसका भी नाम होगा, कुछ तो नाम इसका भी दिया होगा जिसने मैथ स्टार्ट की थी, इसको भी। तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम? अरे सीधी आ जा भाई। इस कोण को क्या बोलेंगे हम? रिजु कोण या सरल कोण। देखो जो 180 डिग्री का कोण होता है, देखो नापेंगे कैसे? लो रखेंगे, 0 से स्टार्ट हुआ, 180 पे खत्म हो गया। तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम? कि कौन सा कोण बोलेंगे? सरल कोण या रिजु कोण। क्या बोलेंगे? रिजु कोण। तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का कोण। ठीक है। अब हो गया सर कि नहीं इससे बड़ा होगा। अगर यहाँ आ गया कोई कोण, यहाँ आ गया, इसको पूरा ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कितने का होगा? या फिर ये वाला कोण कितने का डिग्री का होगा? हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। ये भी एक जायज़ क्वेश्चन है। उस कोण को क्या बोलेंगे? तो उस कोण को बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। ऐसा कोण जो 380 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो,
उसको बोलेंगे क्या हम, कौन सा कोण बोलेंगे, प्रतिवर्ती, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अब आ गया लास्ट में अपना कि जो सर एक कोण ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 या 360 से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, और ऐसे घूम के फिर इसी के ऊपर आ गया, तो इस कोण को बोलते हैं, मतलब ये पूरा कोण हो गया। पूरा को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण, कि ये पूरा संपूर्ण है। संपूर्ण है मतलब ये कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। ऐसा कोण जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। तो कितना संपूर्ण कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो दोस्तों ये थे आपके कोण। ये कोण में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप वीडियो रोकना फिर देखना, वीडियो को रोकना फिर देखना, ठीक है। आप जो चीज़ें हैं उनको रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको कोण समझ में आ गए। अब हो गए कि कोण, कुछ कोण ऐसे होते, देखो ये कोण है, ये कोण है, एक मान लो ये कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया है, ए ओ बी सी डी, ये कोण और ये कोण। यानी आसन कोण का मतलब क्या होता है, इसमें एक भुजा उभनिष्ठ हो, एक भुजा क्या हो, उभनिष्ठ हो, वो कोण क्या होंगे, आसन कोण होंगे। देखो देखो इसको, अब देखो आप इसमें देखो, ये कोण देखना, देखा आपने, और ये कोण देखा आपने, ये दोनों कोण क्या है, इसमें एक ये ओबी क्या है, उभनिष्ठ है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, आसन कोण। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, अगर जो बाकी दो भुजाएं हैं या बाकी जो दो कोण हैं वो क्या होने चाहिए, एक चीज़ उभनिष्ठ हो और दो चीज़ क्या हो, इसमें विपरीत हो। देखो अब ये इसके इस रेखा से इधर है और ये वाली रेखा किधर है, इधर है, तभी ये उभनिष्ठ है। ऐसे उभनिष्ठ नहीं कह सकते। आप अभी कहोगे सर देखो ओ ए ओ सी और कौन सा आ गया, बी ओ सी, क्या ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण भी उभनिष्ठ होने चाहिए? नहीं 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 भाई, इसकी शर्त क्या बताया मैंने कि अगर एक भुजा अगर इसमें उभनिष्ठ है तो दूसरी भुजाएं क्या होनी चाहिए, उसके विपरीत होनी चाहिए। जैसे देखो ये ऐसे है, एक आपकी ये थी, अब दूसरा इसका आसन कोण वही होगा, इसका दूसरा आसन कोण वही होगा जिसमें ये दूसरी भुजा इधर जाए, तो ये कोण और ये कोण दोनों आसन हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ दोनों में काम आ रही है। या फिर आपने ऐसे कोई त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज जी बताएंगे तो आगे त्रिभुज भी बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ऐसी कोई आकृति है जिसको हम त्रिभुज बोला करते हैं, ये कोण है और ये कोण है, ये कोण मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये कोण और ये कोण में ये भुजा क्या आ गई, उभनिष्ठ हो गई। तो ये दोनों विपरीत हैं, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों क्या हो गए, आसन कोण। ऐसे ही इसमें देखो ये भुजा दोनों में काम आ रही है, कोण ए बी सी में भी काम आ रही है, कोण बी सी ए में भी काम आ रही है, मतलब ये बी सी दोनों में क्या खा रही है, काम आ रही है। तो ये कब होगा, ये दोनों विपरीत होंगे, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों क्या है, आसन कोण है। ये और ये कोण भी आपस में क्या है, आसन कोण है। इसको ये भी बोल सकते हो आसन शीर्ष। देखो शीर्ष बताया था आपको, ये शीर्ष है ये शीर्ष है, इसको और इसको आपस में क्या बोल सकते हो, आसन शीर्ष। इसको और इसको आपस में क्या बोल सकते हो, आसन शीर्ष। इसको और इसको आपस में क्या बोल सकते हो, आसन शीर्ष। समझ में आ गया। तो आसन का मतलब जो पास पास हो, आसन को हिंदी में बोलते हैं पास पास। तो आसन कोण समझ में आ गया, ऐसे कोण जो पास पास में हो। अब पूरक हो संपूरक हो, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, चाहे वो एक जगह हो। जैसे ये है, इस कोण का मान लो 50 डिग्री है, इसका मान लो 40 डिग्री है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। ए ओ बी और ए सी, तो कोण बी ओ सी और कोण ए ओ बी दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। अब ऐसा नहीं कि एक ही में दोनों होने चाहिए, एक कोण यहाँ हो सकता है, एक कोण यहाँ हो सकता है। मान लो ये 50 डिग्री का है, एक ये 40 डिग्री का कोण यहाँ आ गया,
तो ये दोनों भी आपस में क्या, दोनों को ये कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है पूरक कोण। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कोण, दो कोण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक कोण का मान 60 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा। तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए, हाँ सर ने क्या बताया था, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एक आपको बताया कि 60 डिग्री है तो दूसरा ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 में 60 निकाल दो 30 डिग्री। तो ये क्या हो गए पूरक कोण। क्या हो गए पूरक कोण। अब उसके बाद में आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होता है, बस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। संपूरक में क्या हो गया, ऐसे एक रेखा है, इस पर ये लो ये कोण बना दिया, एक कोण ये हो गया, ये मान लो कितना हो गया 110 डिग्री का हो गया, ये कितने का हो गया 70 डिग्री का आ गया। एक लाइन पे ये कोण कितने का हो गया, ये कितने का होता है आपको बताया था 180 डिग्री का। दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं संपूरक। तो दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए संपूरक कोण। ऐसे भी नहीं है कि एक इसी में हो, अलग भी कर दो। ये कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है 120 डिग्री का है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 60 प्लस 120 कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। दोनों कोण आपस में एक दूसरे क्या है संपूरक कोण है। क्या है संपूरक कोण है। दोनों आपस में एक दूसरे क्या है संपूरक कोण है। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, एक दो कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक है, एक कोण का मान 130 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संपूरक कोण क्या बताया सर ने कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आ गया एक का तो मान 130 आ गया तो दूसरा कितना आएगा 180 में से 130 निकाल दो, कितना आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। अब इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसी को क्लियर करेंगे। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब सब बंदों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, सबको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैंने बताया वो आपको दिमाग में आपके जहन में अच्छी तरह बैठ गया। क्योंकि अगर ये बैठ गया उसी के बाद में पूरी ज्योमेट्री उसी पे डिपेंड है, इन सब चीज़ों पर ही। अब होता है रेखी कोण युग्म। रेखी कोण युग्म में क्या होता है, एक ये रेखा है, इसके ऊपर एक कोई किरण खड़ी है। क्या है ये किरण खड़ी है। अब अगर ये एक कोण कितने डिग्री का बना रही है, मान लो 110 डिग्री का बना रही है, दूसरा कितने का हो गया मान लो ये आपको पता है कितना 70 डिग्री का। तो एक रेखा जिस पर एक किरण खड़ी हो, रेखा मतलब रेखी क्यों बोलते हैं कि रेखा है एक ही रेखा। ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा पे हो और उनका योग कितना हो 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाते हैं रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म क्या कहलाते हैं रेखिक कोण युग्म। ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा पे खड़े हो, एक ही रेखा पे बने हो और दोनों का योग कितना हो रहा हो 180 डिग्री। कितना हो रहा हो 180 डिग्री। तो वे आपस में क्या कहलाते हैं रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म आपको बोलते हैं कि रेखिक कोण युग्म का वाले कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है। तो आपको सीधा जैसे आपको संपूर्ण कोण बताया था ना, वैसे इसका भी योग कितना होता है 180 डिग्री। इसकी शर्त क्या होती है कि दोनों एक ही रेखा पे बने होंगे। देखो एक ये बना हुआ है एक ये बना, दोनों क्या है शर्त क्या है कि दोनों एक ही रेखा बने होना चाहिए। आपको जब मैंने संपूर्ण कोण बताया था कि एक अलग हो सकता है, एक दोनों कोण ऐसे हो सकते हैं। एक कोण का मान कितना बताया था मैंने कि हो सकता है 120 डिग्री हो और दूसरे का मान 60 डिग्री हो। हाँ ये हो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि दोनों एक ही उभयनिष्ठ रेखा पे होने चाहिए। तो ये क्या हो गया रेखिक कोण युग्म। क्या हो गया रेखिक कोण युग्म। अब आपको थोड़ा और बताएं, लेकिन अभी इतना ही बताते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके आना। अगली क्लास में आप रिवाइज करके आओगे। अगर जो रिवाइज नहीं करके आए वो मत आना, क्योंकि किसी को फ़ायदा नहीं होगा। ये तभी फ़ायदा होगा जब आप रिवाइज करके आओगे, पेन नोटबुक साथ लेके बैठोगे और ये आप बुक्स हैं वो खोल के बैठेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे मैं इस पर पढ़ाऊँगा तो क्या समझ में आएगा आपको। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, चीज़ें आपको समझ में। अब आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें त्रिभुज पढ़ाएंगे, आसन कोण पढ़ाएंगे, शीर्षक कोण पढ़ाएंगे, एकांतर कोण पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आगे। तब तक के लिए नमस्कार।